हो गया ना। चलो इसको क्या बोलते थे बच्चों, इसको वेल डेवलप्ड फेज बोलते थे इसका, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेल डेवलप्ड फेज कौन सा था, तो 2300 BCE टू 2000 BCE। BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा। इज दैट क्लियर? इंडिया की कुछ साइट थी जिस प्रकार मांडा, टेकलकोट, इसके बाद कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावाली, लोथल, रंगपुर या फिर कूरन, ठीक है, ये सारी साइट हमने कर ली थी, देमाबाद वगैरह। अब हम किसकी साइड पे चल रहे हैं, पाकिस्तान वाली साइड पे चल रहे हैं, जो कि हम कल छोड़ चुके थे, एक्चुअल में टाइम नहीं था। आज हम इसकी साइड करेंगे हरप्पा, हरप्पा, मोहनजोदारो, चनहुदरो, चलो लिख ही देते हैं, हरप्पा, मोहनजोदारो, चनहुदरो, सुतकांगेडोर, सुतकाको, ये कुछ इसकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की साइट है। अगर इसकी टोटल साइट की बात करोगे, टोटल साइट कितनी रही थी, 2800 पैलेस इसके टोटल साइट मिले हमें। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करोगे, नॉर्थ टू साउथ इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करीब करीब कितना रहेगा, और वेस्ट 16 km, ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन रहेगा। यानी कि नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट 1600 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? तो बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था। और अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के मामले में इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन आए तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के मामले में। इज दैट क्लियर? अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कौन सी सिविलाइजेशन का था, तो आपको बोलना सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट है जिसका सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 1400 से लेके 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसके बच्चों अधिकतर जो पैलेस थे, जिस प्रकार बांडा ले लो या फिर आपका टेकलकोट ले लो, राखीगढ़ी ले लो, हरप्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदरो, ये सारे के सारे पैलेस जो थे नदियों के किनारे बने हुए थे। और जो सिंधु रिवर निकलती थी, एक्चुअल में इसके सबसे ज्यादा पैलेस थे सिंधु रिवर के किनारे, और सिंधु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस। तो इंडस रिवर के किनारे होने की वजह से इस सभ्यता का नेम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट इस सभ्यता में तांबा बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मिला, लोहा नहीं मिला, तो इसकी वजह से इस सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता था, ब्रोंज सिविलाइजेशन। और पहली साइट इसकी क्या मिली, हरप्पा, तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन का नेम क्या हो गया, हरप्पा सिविलाइजेशन। तो तीनों एक ही साइट के नेम है, हरप्पा सिविलाइजेशन भी यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यही है, और आपका ब्रोंज सिविलाइजेशन भी इसी सभ्यता को कहा जाता है। एड पे जाना पड़ेगा क्या, ठीक, चलो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन मिल गया और इसके नेम का रीजन मिल गया। अब बच्चों इस साइट को खोजा कब गया, सबसे बड़ा इस साइट को डिस्कवर कब किया गया, तो 1921 में इसको डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई 1922। इज दैट क्लियर? तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। डिस्कवर एक तो साइट को ओपन करना और एक साइट को खोजना, दोनों में एज में अंतर रहेगा। 1921 टू 22 इस साइट को क्या कर लिया गया, पूरी तरह इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दिया गया। रिसर्च किसने किया सबसे पहले, तो दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने रिसर्च किया, और उसके बाद भारत आजाद हुआ और तेजी से हमने इसके ऊपर रिसर्च किए। यानी कि अंग्रेजों के टाइम इस सभ्यता को ज्यादा रिसर्च नहीं हुए। और रिसर्च किस क्रम में हुए, तो रेलवे के क्रम में, यानी कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसी क्रम में हमें यह सभ्यता मिली। अब देखो बच्चों, हम चलते हैं हरप्पा पे। हरप्पा एक ऐसा पैलेस था जो नदी के किनारे था, और नदी के किनारे होने की वजह से यहां की भूमि जो थी दलदली थी, मतलब इसके पास जो इलाका लगता था वो दलदली भूमि का था। और अंग्रेजों को यहां से रेलवे लाइन निकालना था पंजाब के लिए,
तो जब वो रेलवे लाइन के लिए डिस्कवर कर रहे थे या खोज रहे थे तो उन्हें यहां पे बड़ी मात्रा में ईंटें मिली, और ईंटों का स्ट्रक्चर तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, हमने दिया ईंटों का स्ट्रक्चर, तो ईंटें यहां पे कहां से आ गई। अब अंग्रेजों ने वहां से ईंटें उठानी स्टार्ट कर दी, किसके लिए, रेलवे लाइन के लिए, और रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो ईंटें इतनी बड़ी मात्रा में थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। अब अंग्रेजों के दिमाग में एक बात आई कि यहां पे जरूर कोई ना कोई सिविलाइजेशन या कोई ना कोई सभ्यता रही होगी जिसने इन ईंटों को बनाया होगा, और इन ईंटों से उसने घर मकान वगैरह बनाए होंगे। और फिर इस साइट को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, और इस साइट के ऊपर खुदाई या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इसके स्टार्ट हुए। जब इस साइट को हमने ओपन करना स्टार्ट किया बच्चों, तो हड़प्पा साइट से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर बनाने का स्ट्रक्चर, यानी कि इसके घर किस प्रकार बनाए जाते थे, और इसके नगर निर्माण योजना यानी कि टाउन प्लानिंग योजना क्या थी, प्लान क्या था इनका, तो इस बारे में हमें पता चलता है। दूसरा, हड़प्पा से ही हमें एक कब्रिस्तान मिलता है जिसका नेम दिया गया R37 कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान जब हमें मिला और उसको हमने नाम R37 दिया, तो वहां पे जिन लोगों को दफनाया गया था उन्हें एक्चुअल में लाइनिंग में दफनाया गया था, ऐसे करके। और अगर स्पेस में ऐसे करके दफनाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई फ्यूनरल सिस्टम तो यहां पे रहा होगा, तभी तो इन लोगों ने लोगों को स्पेस में दफनाया। यानी कि पहले एक व्यक्ति मर गया तो उसको दफना दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अभी भी ऐसा ही होता है कब्रिस्तान में। तो इन लोगों ने उन लोगों को स्पेस में दफनाना स्टार्ट किया, थोड़ा स्पेस देके, और दफनाया कहां पे, शहर से बाहर ले जाके। जो हड़प्पा साइट हमें मिली उससे कुछ दूरी पे दफनाया। अब देखो, कब्रिस्तान बिल्कुल आपके घर के पास होता है, नहीं होता। तो इन लोगों को रिलीजियस सिस्टम या फिर फ्यूनरल सिस्टम के बारे में पता था कि मरे हुए व्यक्ति को कहां दफनाना है, यानी कि घर से दूर ले जाके उसे दफनाना है। तो कब्रिस्तान का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर आज हमारे यहाँ पे आया हुआ है वो कहां से निकल के आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही निकल के हमें कब्रिस्तान का मॉडर्न स्ट्रक्चर मिलता है। अब देखो बच्चों, कब्रिस्तान का स्ट्रक्चर मिल गया। इसके बाद जब हम थोड़े से आगे गए मोहनजोदाड़ो में, तो मोहनजोदाड़ो साइट को जब हमने डिस्कवर किया, एक्चुअल में ये हड़प्पा से करीब 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये भी सिंधु रिवर के किनारे है। जब हमने मोहनजोदाड़ो को सर्च किया तो मोहनजोदाड़ो से हमें बच्चों इनका टाउन प्लानिंग किस टाइप का होता था। अब देखो, टाउन प्लानिंग, यहां पे इन्होंने घर बनाया। एक्चुअल में रोडें एक दूसरे को समकोण पे क्या करती थी, काटती थी। जिस प्रकार अभी दिल्ली का स्ट्रक्चर क्या है, रोड एक दूसरे को काटेगी, यानी कि मुखर्जी नगर की रोड पे आओगे तो चौराहा मिलेगा आपको, और चौराहे से एक रोड ईस्ट की साइड, एक वेस्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ की साइड, चारों दिशाओं में जाती है। सेम टाउन प्लानिंग इनका रहा, और इन्होंने जो घर बनाए वो बड़ी रोड के किनारे बनाए। यानी कि जिस प्रकार आज जो टाउन का स्ट्रक्चर है वैसा स्ट्रक्चर इनका था। और घर बनाने के क्रम में इन्होंने यहां पे रूम बनाया, यहां पे रूम बनाया, यहां पे इनका बाथरूम वगैरह, किचन वगैरह, और बीच में बड़ा आंगन, जैसे कि आज के घरों में होता है, लॉबी होती है। आप क्या करते हो, एक रूम इधर बना लेते हो, एक इधर, बीच में लॉबी रख लेते हो कि गेस्ट आएंगे तो लॉबी में बैठेंगे, ऐसा होता है। सेम स्ट्रक्चर इनका। बाथरूम भी आपने आजकल घर में बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये बाथरूम घर में बनाने का स्ट्रक्चर कहां से आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकल के आया। अब इन्होंने इस रूम के ऊपर एक रूम और बना दिया, डबल स्टोरी, यानी कि पहले एक मकान बनाया और मकान के ऊपर दूसरा मकान बनाया। अब दूसरा मकान बना दिया तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी तो चाहिए, तो इन्होंने सीढ़ियां भी चढ़ा दी। और सीढ़ियां चढ़ाने के साथ साथ अब बारिश आएगी तो ऊपर वाले मकान पे पानी गिरेगा, और ऊपर वाले मकान से पानी नीचे उतारने के लिए भी आपके पास सिस्टम होना चाहिए, तो इन्होंने पाइपें लगा दी। अब अंग्रेजों ने कहा ये पाइपों का, ये सीढ़ियों का स्ट्रक्चर तो हम लेके आए, ये पागल लोग कहां से ले आए। अब पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस मामले में बहुत ज्यादा आगे थी, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका आर्ट एंड कल्चर इस मामले में बहुत ज्यादा आगे था। दूसरा, अब घर में ये लोग नहाए या फिर ये लोग
पानी का यूज किया खाना बनाने के लिए या बर्तन धोने के लिए, जिस मामले में इन्होंने पानी का यूज किया। अब वेस्ट पानी तो घर से निकलेगा, और वेस्ट पानी निकलने के लिए सड़कों के किनारे इन्होंने नालियां बना दी, छोटी छोटी नालियां बना दी। अब ये नालियां आगे चल के किसी बड़े नाले में कनेक्ट हो जाती। अब नालियों में मिट्टी फंस जाती है तो उनकी सफाई भी करनी पड़ती है। अब इन्होंने नालियों के अंदर मेन होल रख दिए, यानी कि आज का सीवरेज सिस्टम कहां से आया? इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकल के आया, कि अगर नालियों में निरंतर क्या की जा सके? सफाई की जा सके। अब जो बड़ा नाला बनाया गया उसको भी ढक दिया गया ताकि बीमारियां ना फैले, मच्छर वगैरह पैदा ना हो। यानी कि इन लोगों को स्वच्छता और सफाई के बारे में पता था कि किस प्रकार अपने आप को साफ रखना है, किस प्रकार सफाई रखनी है। यह इनका टाउन प्लानिंग था। अब देखो बच्चों, टाउन प्लानिंग इनके दो सिस्टम से होते थे। यह था इनका ईस्टर्न टाइप का टाउन प्लानिंग, यानी कि ईस्ट साइड का। अब इनका वेस्ट साइड का जो टाउन प्लानिंग था उसको बच्चों एक डिफेंस वॉल से घेरा गया था, और इस टाउन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता था। यानी कि ये टाउन बनाया गया, आम लोगों के घर बनाए गए समतल जमीन के ऊपर, और जो यहां पे शासक वर्ग या राजा या फिर कोई मिलिट्री लीडर होता था उसके लिए इन्होंने वेस्टर्न साइड, पश्चिमी साइड थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा के घर वगैरह, फोर्ट वगैरह बनाया, जहां पे कौन निवास करता था? डिक्टेटरशिप या मिलिट्री लीडर ले लो या फिर किंग ले लो, क्योंकि राजा की अभी अवधारणा यहां पे आई नहीं है। लेकिन राजा की अवधारणा ना आने का मतलब यह नहीं है कि यहां पे कोई राजा या कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जो इन सबको मैनेज करता होगा। कोई तो व्यक्ति रहा होगा जो मैनेज करता होगा। तो यहां पे वेस्टर्न साइड कौन रहता था? शासक वर्ग, और ईस्टर्न साइड आम पब्लिक, आम जनता निवास करती थी। अब देखो बच्चों, ये तो इनका टाउन प्लानिंग हो गया। अब शहर में तो अनाज पैदा नहीं किया जा सकता, अनाज तो गांव में पैदा किया जाएगा, जमीनों में पैदा किया जाएगा। और जब अनाज को जमीनों में पैदा किया जाएगा तो वहां से आपको कहां लाना पड़ेगा? शहरों में। अच्छा, दिल्ली में अनाज पैदा होता है? नहीं होता। तो दिल्ली से अनाज को कहां लाना, मतलब दिल्ली को अनाज चाहिए तो वो कहां से लेके आएगी? गांव की मंडियों से। और गांव की मंडियों से अनाज लेके आएगी तो उसे क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और अब रोजाना तो अनाज आएगा नहीं, बारिश भी होती थी, तूफान भी आता था, रोडें खराब भी होती थी, तो रोजाना अनाज का सप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो इन्हें क्या बनाना पड़ेगा? स्टोरेज हाउस। और यहां पे किसका कॉन्सेप्ट आ गया? स्टोरेज हाउस का कॉन्सेप्ट। स्टोर हाउस। अब स्टोर इनका किस टाइप का होता था? स्टोरेज हाउस बच्चों इनका एक बड़े चबूतरे, यानी कि जमीन से कुछ पार्ट को ऊपर उठाया गया, उस पार्ट के ऊपर लकड़ी बिछाई गई, और लकड़ी के उसमें बॉक्स बनाए गए। बॉक्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया गया ताकि उनसे हवा, एयर क्रॉस हो सके, क्योंकि अगर एयर क्रॉस नहीं होगी तो अनाज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब इन लोगों ने स्पेस दिया और यहां पे क्या कर दिया गया? अनाज को भर दिया गया। और ये स्टोरेज हाउस किस किनारे बनाए गए? नदी के किनारे। क्या हो गया बच्चे, कुछ खास? नहीं, बता दो, कोई दिक्कत हुआ होगा कुछ? लात मार रही है पीछे से, ऐसा कुछ है? थोड़े आगे बैठ जाओ यार। देखो, अगर अभी की लातों से समझ गए तो ठीक है, नहीं फ्यूचर में कितनी पड़ेगी वो देख लो। यही होता है ना कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा लातें खानी पड़ेगी, और किसकी खानी पड़ेगी आपको पता है। सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, तो लातों से बचो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। चल, ये इनका क्या था बच्चों? स्टोरेज हाउस था। अब स्टोरेज हाउस में अनाज को स्टोर करने का एक तरीका होता था। नदियों के किनारे स्टोरेज हाउस बनाए गए, क्योंकि नदियों से क्या होता था? आसान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, व्यापारिक एक्टिविटी आसानी से हो सकती थी।
अब नदियों के किनारे इन्होंने स्टोरेज हाउस बना दिए कि गांव से अनाज लेके आएंगे हम, वेसल वगैरह या किश्ती वगैरह या फिर शिप वगैरह, उनसे लेके आएंगे और लेके आएंगे तो अनाज को कहाँ स्टोर कर देंगे, शहर में। और वो अनाज हमारे जब हम प्रॉब्लम में जाएंगे, पैनिक में जाएंगे, या फिर जब अकाल वगैरह, भूखमरी वगैरह, या शहर को इमरजेंसी में अनाज की जरूरत होगी, तो उस स्टोरेज हाउस को ओपन करके अनाज शहर के लिए यूज किया जा सकता है। सेम गवर्नमेंट के, आज की गवर्नमेंट का सिस्टम, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट क्या करके रखती है, अनाज को स्टोर करके रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि अगर अकाल, प्रॉब्लम या इमरजेंसी आई तो उसमें क्या किया जा सकता है, इस अनाज को यूज किया जा सकता है। तो इसी टाइप का सिस्टम इनके पास भी था। ये लोग स्टोरेज हाउस को कहां बना देते, ये नदियों के किनारे स्टोरेज हाउस को बनाते और वहां पे अनाज का स्टोर करके रखते। अगला सिस्टम मोहनजोदाड़ो से, अगला सिस्टम बच्चों हमें इनका बाथ टब, स्नाना घर ले लो, बड़ा स्नाना घर मिला, बाथरूम मिला। एक्चुअल में बाथरूम, जो रूम लग जाता है ना, उसका मतलब होता है रूम के अंदर, यानी कि चारों साइड बंद। लेकिन ये बाथरूम नहीं था, ये ऐसा था, ओपन बाथरूम था। स्विमिंग पूल ले लो, स्विमिंग पूल बोल सकते हो, लेकिन स्विमिंग पूल में क्या होता था कि आप अंदर जाके नहा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं था, पानी भरा हुआ नहीं रहता था। इसमें पानी आता था बाहर से और बाहर जाता था, तो पूल नहीं बोल सकते इसको, वाटर पार्क। कौन सा बोला आप? कमाल है, ऐसी सोच कहां से ले आते हो यार, ऐसे ऐसे। ठीक है, सही है। चलो इनका बाथ टब देखते हैं किस टाइप का था। आप इसको टब ही मानो। एक्चुअल में एक बाथरूम का स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें उतरने के लिए, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई दोनों साइड। गहराई होती थी 3 मीटर, 3 मीटर, यानी कि समतल जमीन हुआ और समतल जमीन से 3 मीटर नीचे खुदाई कर दी गई और उसमें क्या बनाया गया, बाथरूम। लेकिन छत नहीं लगाई गई, अब बना दिया गया। अब देखो आप घर पे नहाते किस टाइप से हो। अगर आपने बाथरूम में बकेट लिया, देखो अभी तो शावर सिस्टम आ गया, फुहारा आ गया, लेकिन चलो मान लो आपके घर में फुहारा नहीं है, तो क्या करोगे, बकेट में पानी लोगे, बाल्टी ले, बाल्टी में पानी लोगे, बाल्टी से पानी लिया और रख लिया। अब एक मग्गा लोगे, मतलब जो भी पोट वगैरह, लोटा ले लो, गिलास ले लो, जो भी लेना हो, उससे पानी ऊपर डाला। लेकिन बाल्टी और आप दोनों अगर एक समतल जमीन पे हो तो आपको नहाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। अब आप क्या करते हो, थोड़ा सा ऊपर बैठ जाते हो किसी स्टूल पे, ऐसा ही करते हो। तो इन्होंने भी बीच से क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, यानी कि जो बाथरूम का तल था उससे बीच का पार्ट ऊपर उठा दिया ताकि यहां पे व्यक्ति आराम से बैठ सके और नीचे से पानी लेके नहा सके। अब पानी कहां से आता था, तो बाहर यहां पे एक वेल बनाया गया, कुआं। कुएं से साफ पानी अंदर आता और बेकार पानी बाहर चला जाता। अब देखो नहा लिए, कुएं से पानी आता कैसे था, इलेक्ट्रिक मोटर तो थी नहीं, रहट सिस्टम, रहट देखा है कभी, उससे कुएं से पानी निकाला जाता था। जिस प्रकार आप इसको बोल सकते हो इंग्लिश में बर्मा सिस्टम। नीचे से पानी उठाने के लिए किसका यूज करते हो, बर्मी का, बर्मे का, जो भी आप बोलना चाहो। अभी हिंदी में लीवर बोलोगे, लीवर बोल दो। पंप सेट ही होता है, एक्चुअल में वो पंप सेट ही होता है। जो मोटर बनी, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर बनी, वो उसी के आधार पे बनी। हेड पंप बोल दो यार, हेड पंप बोल, ठीक है।
जो आपको सही लगे वो समझ लो। तो बाहर के कुएं से स्वच्छ जल अंदर आता और नहा लिए और बाहर वेस्ट पानी चला गया। अब ये पानी किस में चला गया? बड़े नाले में, तो बेकार पानी बाहर हो गया। अब सब लोग नहा लिए, उसमें महिलाएं भी थी। अब महिलाएं क्या ओपन कपड़े बदल पाएगी? नहीं, चेंजिंग रूम। बिल्कुल पास में चेंजिंग रूम बना दिए गए कि भाई यहां नहाओ और बाहर जाके कपड़े चेंज करो। अब महिलाओं ने कपड़े चेंज कर लिए, पुरुषों ने भी कपड़े चेंज कर लिए। अब कहा कि हम अपने इष्ट देव परमात्मा या भगवान को याद करते हैं, तो यहां पे मेडिटेशन ले लो, या फिर सूर्य देव की पूजा की जाती थी, या फिर ऐसा कोई सिस्टम होता था जहां पे ये लोग भोज वगैरह या कोई ऐसी व्यवस्था करते थे। जब सब लोग इकट्ठे होते थे तो इस स्नानागार का या इस बाथरूम का यूज किया जाता था, बाथ टब का यूज किया जाता था। यानी कि कोई फेस्टिवल के समय ले लो, जिस प्रकार आज के टाइम में हरिद्वार जाओगे या फिर किसी टेंपल में जहां पे मेला लगता है, वहां पे क्या होता है? धर्मशालाएं बनाई जाती है, और धर्मशालाओं में क्या किया जाता है? आप लोग ठहरते हो। यानी कि एक विहार होता है, एक चैत्य होता है। बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब टेंपल, विहार का मतलब धर्मशाला। चैत्य में पूजा की, टेंपल में पूजा की और धर्मशाला में रुक गए। मान लो आपको अभी श्रीलंका जाना पड़े पूजा करने, और श्रीलंका गए, लेकिन हाथों हाथ वापस तो नहीं आ पाओगे ना, जाओगे थक जाओगे इतनी दूर, अब आराम करना पड़ेगा। तो आराम करोगे तो उसके बाद नहाना भी पड़ेगा पूजा के लिए। तो ये किस में यूज किया जाता था? कोई ना कोई फेस्टिवल वगैरह, कोई ना कोई मेले का आयोजन किया जाता था जिसमें यह स्नानागार यूज किया जाता था। तो जो आज का हरिद्वार का सिस्टम है, गंगा नदी के किनारे नहाए और बाहर चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जाके कपड़े चेंज कर लो। तो यह सिस्टम हमें कहां से देखने को मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकल के आज के मॉडर्न युग में हमारे पास आया। इज दैट क्लियर? आगे चले तो बाथरूम का स्ट्रक्चर कहां से बोल दोगे? मोहनजोदारो से। स्टोरेज का मोहनजोदारो से। क्लियर? टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो, हड़प्पा, मतलब टाउन प्लानिंग तो सब जगह से ही मिला है। अब इनके नगर दो पार्टों में विभाजित होते थे, बता दिया। एक सिंपल आम जनसंख्या, एक राजा टाइप का निवास करता था। अब देखो बच्चों, अगर इनका इतना परफेक्ट सिस्टम था तो इनका ट्रेड भी होता था, बाहर से विदेशों से ट्रेड भी होता था। तो इनका जो ट्रेड होता था, लोथल, गुजरात का लोथल, कल मैंने बताया था, ये क्या था? यहां से क्या मिला? डॉकयार्ड का एविडेंस मिला, और यहां से दिलमुन बहरीन की स्टाम्प मिली है। दिलमुन बहरीन यानी कि मध्य एशिया। और अगर मध्य एशिया की स्टाम्प का मतलब होता है मुहर, दिलमुन बहरीन की स्टाम्प यहां से मिली है, और यहां मोहनजोदाड़ो की स्टाम्प दिलमुन बहरीन से मिली है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन लोगों का ट्रेड मध्य एशिया से भी होता था। लेकिन क्या इनका कोई करेंसी सिस्टम था? तो करेंसी सिस्टम इनका नहीं था। ट्रेड क्या होता था? वस्तु विनिमय, एक वस्तु दे दी, दूसरी वस्तु ले ली। सोना, तांबा, चांदी के बारे में ये लोग जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। लोहा इनके पास नहीं था। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करोगे इनके, तो इकोनॉमिक सिस्टम में रागी, कपास, बताया था ना कल, उतनूरू से कपास पैदा की गई, कोल्डा हिवा से चावल, रंगपुर से धान की पेड़ी का वेस्टेज, या वनावाली से चावल, रागी, मसूर, उड़द, ये सब दालें तो पैदा की गई। तो इन सब चीजों का क्या हुआ? व्यापार भी हुआ होगा, ट्रेड भी हुआ होगा। और इन लोगों ने यहां से ट्रेड कहां किया? दिलमुन बहरीन के साथ। और दिलमुन बहरीन से ये क्या करते थे? सोना मंगवाते थे, गोल्ड मंगवाते थे, और साउथ इंडिया से भी ये गोल्ड मंगवाते थे।
केजीएफ देखी होगी, गोल्ड, कोलार, गोल्ड माइन, फील्ड ले लो, माइन ले लो, वो थोड़ा सा रोमांटिक बनाने के लिए फील्ड बोल देते, एक्चुअल में माइन ही होती है, मतलब खान होती है, वहां से गोल्ड निकलता है। तो यहां से गोल्ड कहां जाता था? नॉर्थ इंडिया में जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ऑर्नामेंट्स। महिलाएं लिपस्टिक या फिर ले लो ब्यूटी किट, टूल किट, जो भी औजार थे इनके, औजार ही होंगे, कुछ और बोलोगे? चलो देखो, आप लोग भी तो, जो खेती बाड़ी से बिलोंग करता है या किसी और चीज से बिलोंग करता होगा, वो क्या करता है? औजारों का यूज करता है। इसी प्रकार महिलाओं के भी कुछ औजार होते हैं, तो वो भी अपने औजार लेके चलती है। आजकल क्या है, नई जनरेशन को देखोगे तो पर्स जो होता है, पर्स, उसमें किताबें कम मिलती है, औजार ज्यादा मिलते हैं, यही होता है ना? नहीं होता? अच्छा, ऐसा नहीं है, चलो आपके साथ नहीं है, बाकियों के साथ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां से हमें पूरा का पूरा इनका टूल किट मिला, और इससे हमें क्या पता चलता है? सजने संवरने में पुरुष और महिला दोनों ध्यान देते थे, दोनों बाल बड़े रखते थे, लंबे लॉन्ग हेयर रखते थे, MS धोनी की तरह। और धोनी जी ने लंबे बालों का स्ट्रक्चर कहां से लिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि सबसे पहले लंबे बालों का स्ट्रक्चर कहां आ गया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ गया था। तो लॉन्ग हेयर, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्ग हेयर कहां रखा जाता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष और महिलाएं दोनों लंबे बाल रखते थे। पुरुष सजने संवरने में बहुत बड़ा ध्यान देते थे, मूंछें रखते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। ये एविडेंस हमें कहां से मिला? मांडा से। और मांडा से ही हमें कुत्ते के साथ पुरुष को दफनाए जाने का भी एविडेंस मिल गया था। तो मनुष्य के मन में डिफेंस की क्या आ चुकी थी? भावना आ चुकी थी। कुत्ते को मनुष्य ने किसके रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया? रक्षात्मक, यानी कि अपनी रक्षा के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार मोहनजोदाड़ो से आगे निकल के जाएंगे तो साउथ में आएगा चनहुदड़ो, पाकिस्तान में ही है। चनहुदड़ो से हमें पल्स या मनके बनाने का कारखाना मिला। महिलाएं जो माला पहनती है, शादी वादी के टाइम आप भी तो पहनोगे, नहीं पहनोगे? पहनोगे। अच्छा, माला पहनते हो? किसी ने हाथ में डाल रखी होगी, किसी ने कुछ, अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। माला बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना हमें चनहुदड़ो से मिला, फैक्ट्री मिला। तो इससे हमें क्या एविडेंस मिल जाता है कि ये लोग मनके बनाते थे, सजने संवरने के लिए माला या फिर सजने संवरने के लिए इन चीजों का यूज करते थे, पल्स का, पीसिस का, इन चीजों का ये यूज करते थे। हाँ बोलो जोर से। राणा गुंडई से भी मिलेगा, चलते हैं राणा गुंडई पे, चनहुदड़ो तो कर ले। एक एक पैलेस को करते जाते हैं ना, सारे पैलेसों को करेंगे। राणा गुंडई, पेरियानो गुंडई, चनहुदड़ो, सूतकांगेडोर, सूतकाको, सबको कर देंगे, टेंशन फ्री रहो। वहां से भी मिला है ये राणा गुंडई, पेरियानो गुंडई, चनहुदड़ो, तीनों साथ साथ साइट है, पास पास साइट है। जिस प्रकार बॉम्बे के अंदर ही क्या है? पुणे है, बॉम्बे के अंदर ही ठाणे है, दिल्ली के अंदर ही गाजियाबाद है, दिल्ली के अंदर ही बहादुरगढ़ है। गाजियाबाद नहीं है क्या? यूपी में है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन है। पता चलता है कि गाजियाबाद कहां खत्म हो गया और कहां स्टार्ट हुआ? अच्छा, बॉर्डर देख के सही है। इनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। एक्चुअल में वो यूपी का है, नोएडा यूपी का है, लेकिन वो किस में आता है? एनसीआर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आते हैं। यानी कि हम इनकी बॉर्डर डिसाइड नहीं कर सकते कि इधर नोएडा है या इधर गाजियाबाद है या इधर दिल्ली है। समझ में आ गई? तो इसी प्रकार राणा गुंडई, पेरियानो गुंडई और चनहुदड़ो पास पास की साइट है। राणा गुंडई, पेरियानो गुंडई से भी हमें मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। बच्चों की इक्ता गाड़ी, इक्ता गाड़ी मतलब बच्चों के खिलौने, टॉयज,
वो मिले, और टॉयज तांबे के बनाए गए। तो तांबे के बनाए गए, इससे हमें क्या पता चलता है कि इस सभ्यता में लोहा नहीं था। ज्यादातर औजार जितने भी मिले, सोने का नहीं मिला, टॉयज सोने का नहीं मिला, गोल्ड बोले थे। कौन क्या बोला, जोर से बोलो, किसी का? मोर, पिकॉक, अभी चलेंगे पिकॉक पे, रुक जाओ। अच्छा स्टाम बोलो ना यार, मोर मोर कर रहे हो यार, पिकॉक क्या बोल रहे हो? सही है यार। तो आप मोर नहीं बोलते, मोहर बोलते हैं, मोहर। और एक्चुअल में मोहर भी गलत वर्ड है, मुहर, मुहर होता है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप सही हो। एमपी से हो? कहाँ से हो? राजस्थान से हो? फिर सही है। राजस्थान और एमपी दोनों थोड़ा अलग है, ठीक है, लैंग्वेज टर्म में अलग है ना, किसी वर्ड को मतलब अलग टाइप से बोलेंगे। तो हमें यहां से क्या मिला, यहां से मन के बनाने का कारखाना, मन के फैक्ट्री मिली, इक्ता गाड़ी मिली बच्चों की, जो बच्चे तो खिलौने यूज करते हैं, वो बहुत से खिलौने मिले। और ज्यादातर खिलौने जो मिले वो मिट्टी के बनाए गए, सॉइल के बनाए गए, और मिट्टी को पकाया गया। अब मिट्टी को पकाया गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये लोग भट्टी की टेक्निक जानते थे, यानी कि मिट्टी को पकाना जानते थे। तो जो अभी ईंटों को पकाने के लिए जो भट्टा लगाया जाता है, वो स्ट्रक्चर बहुत पहले हमारे यहां पे आ चुका था। चनहुद्रो एकमात्र ऐसा नगर था जिसको पूरी तरह डिफेंस वॉल से कवर नहीं किया गया था, पूरी तरह। कालीबंगा भी रहेगा, लेकिन कालीबंगा में डिफेंस वॉल बनी हुई तो थी, लेकिन उसको वेल प्रूफ नहीं कर पाए हम। लेकिन चनहुद्रो में डिफेंस वॉल ही नहीं थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2800 पैलेस में से ओनली 1 पैलेस जिसमें डिफेंस वॉल ही नहीं था, दीवार, रक्षात्मक दीवार। नहीं समझे? ऐसा क्यों? गरीब आदमी थे, ऐसी बात है। चलो वो देखो कितना अच्छा बच्चा बोल रहा है, गरीब आदमी थे। गरीबी अमीरी का कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं था, क्योंकि यहां पे करेंसी सिस्टम ही नहीं था। तो गरीब किस प्रकार होगा? सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, वस्तु विनिमय होता था। किसी के पास चांदी है तो किसी के पास सोना था, किसी के पास तांबा था तो किसी के पास मिट्टी थी। सब लोग अपने अपने ट्रेड में लगे हुए थे, अपने अपने व्यापार में लगे हुए थे। व्यापार विकसित अवस्था में था, गांव से शहरों की ओर और शहरों से विदेशों की ओर। चनहुद्रो को डिफेंस वॉल क्यों नहीं दी गई, इसके ऊपर अभी हमारे हिस्टोरियन शांत है कि क्यों नहीं दी गई। एक्चुअल में इसके पीछे रीजन ये था कि चनहुद्रो की जो लोकेशन थी वो ऐसी लोकेशन थी कि इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके साउथ में समंदर आ गया, अरबियन सागर आ गया, और इधर सुतकांगेडोर आ गया, सुतकाको सुतकांगेडोर, और ऊपर इसके सबसे बड़े पैलेस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आ गया। तो चनहुद्रो क्या था, ऑटोमेटिकली डिफेंस कवर करता था। इसलिए हो सकता है चनहुद्रो को डिफेंस वॉल नहीं दिया गया या ना बनाया गया, ठीक है। अधिकतर पैलेस सिंधु या उसकी सहायक नदियां रावी, चेनाब, व्यास, सतलज, झेलम या फिर घग्गर, इन सब नदियों के किनारे इनके पैलेस थे। बट सुतकाको या सुतकांगेडोर किसी नदी के किनारे नहीं थे। यानी कि यहां पे जीवन निर्वाह की जो स्थिति होती थी वो बड़ी कठिनाई, यानी कि इन लोगों को पानी दूर से लेके आना पड़ता था, और यहां पे जीवन निर्वाह की पॉलिसी बहुत कठिन होती थी। बट जो नदियों के किनारे पैलेस थे वहां पे जीवन निर्वाह की स्थिति अच्छी होती थी। ये लोग इरिगेशन सिस्टम से तो परिचित थे, सिंचाई करने से, लेकिन नहरें बनाने से, कैनाल बनाने से परिचित नहीं थे। अब देखो क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, इरिगेशन बोल लिया जाए तो थे,
कैनाल बोल दिया जाए तो नहीं थे। कैनाल बनाना इनको नहीं आता था। कैनाल का मतलब समझते हो? बड़ी नदियों से छोटी नहरें निकाली जाती है। तो छोटी नहरें निकालने का इनको पता नहीं था, लेकिन इरिगेशन का पता था कि सिंचाई किस प्रकार की जा सकती है। इरिगेशन सिस्टम के बारे में जानते थे। अधिकतर जो खेती होती थी वो बारिश पे डिपेंड करती थी, रेन पे डिपेंड करती थी कि बारिश आएगी तो खेती होगी वरना नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे पैलेस थे, बनावाली, रंगपुर, कोल्डाहिवा, जहां पे पानी भरपूर मात्रा में था और वहां पे चावल की खेती हुई, क्योंकि चावल के लिए क्या चाहिए? राइस के लिए पानी बड़ी मात्रा में चाहिए। तो चावल की खेती कहां पे होगी? वहीं पे होगी जहां पानी बहुत बड़ी मात्रा में रहेगा। क्लियर? इसके साथ साथ बच्चों इनका क्या बोल रहे हो? फ्यूनरल सिस्टम बात कर रहे हैं ना, उसी पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों इनकी अंत्येष्टि क्रिया देखो। मनुष्य है, आप 100 साल जियोगे, मैं तो यही चाहता हूं कि 100 साल जियो। 110, चलो जितने साल भी जियो अच्छी बात है। अब जब जियोगे आप, मान लो 100, 50, 150 तीनों ले लेते हैं, जितने साल भी जियोगे उतने साल के बाद आप मर जाओगे। एक टाइम आएगा आप मर जाओगे, और मरने के बाद आपके जो वंशज होंगे, बेटा पोता, चलो उस समय तो अलग ही टाइप होगा, अभी तो चलो इज्जत करते हैं थोड़ी बहुत लोग, तो उस समय आपका क्या किया जाएगा? फ्यूनरल किया जाएगा, अंतिम क्रियाकलाप किया जाएगा। यानी कि आपको दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, या फिर चील कौओं को फेंक दिया जाएगा। ऐसा होगा? हो सकता है। यहां पे भी ऐसा ही होता था। फ्यूनरल सिस्टम टाइप ऑफ 3 टाइप से इनका फ्यूनरल सिस्टम था। पहले टाइप का फ्यूनरल सिस्टम जिसमें जब मनुष्य मरता था कंधों पे उठाते, शहर से बाहर लेके जाते और इज्जत से दफना देते। दूसरे टाइप का फ्यूनरल सिस्टम, मनुष्य मरा, बाहर ले जाके जलाया, उसकी अस्थियों को पोट्स में भर लिया, बर्तन में भर लिया और घर ले आए। टाउन प्लान में बड़ा सा आंगन बनाया गया था, आंगन में दबा दिया, और जब आंगन में दबाया तो वहीं से हमें पता चलता है कि ये लोग पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास करते थे, क्योंकि उसके साथ बहुत सी ऐसी चीजें दबाई गई जो वो जीवन में यूज करता था। जिस प्रकार आज आपके पूर्वज मरते हैं तो उसके साथ आप कुछ उसके काम की चीजें दफनाते हो? नहीं दफनाते? दफनाते हो ना, जला देते हो साथ। चलो वो उसके पास पहुंच जाती है, अग्नि मीडिएटर है ना, फायर मीडिएटर नहीं है। फायर मीडिएटर आगे बनेगा ना, मीडिएटर वैदिक एज में मीडिएटर बन जाएगा। अग्निदेव मीडिएटर होगा इंद्र और हमारे बीच में। हम आहुति देंगे, मतलब हम नहीं, हमारे पूर्वज, वो आहुति देंगे, अग्नि उसको एक्सेप्ट करेगा और कहां तक पहुंचा देगा? इंद्रदेव तक पहुंचा देगा। तो वो मीडिएटर होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे भी ये लोग क्या करते थे? जब पोर्ट्स में अपनी पूर्वजों की अस्थियां भरते तो उसके साथ रोजमर्रा की चीजें जो खाने पीने में वो यूज करता था उसको वापस भर के रख देते, जिससे इनका ट्रस्ट किसमें था? पुनर्जन्म में, रीबर्थ में ट्रस्ट था कि हमारा पूर्वज फिर से जन्म लेगा। ये इनका कौन सा था? सेकंड टाइप का फ्यूनरल सिस्टम। थर्ड टाइप का फ्यूनरल सिस्टम, काले जादू में विश्वास रखते थे। काला जादू कब आया? कब आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है कब आया? आपने गुप्ता एज कभी पढ़ा है? गुप्ता पीरियड पढ़ा है? गुप्ता पीरियड में एक कुमार गुप्त था, और कुमार गुप्त का बाप जो था उसका नेम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के पास 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का मतलब 9 अच्छे अच्छे मास्टर रहते थे जो हर एक मामले में अपने एक्सपर्ट थे, आईएएस थे।
ठीक है, नो के नो। और उनमें था एक वैताल भट्ट, 9 मास्टरों में से एक मास्टर वैताल भट्ट, जिसने किसका आविष्कार किया? मिरेकल का, जादू करने का। काला जादू नहीं कहेंगे, जादूगर था, लेकिन आगे चल के वो किस में तब्दील हो गया? काले जादू में। तो ये चैप्टर आपके नहीं है, सीडीएस का है, ठीक है। तो काला जादू यहां पे नहीं होता था, ठीक है, काला जादू नहीं था, ठीक। लेकिन ये लोग क्या करते थे? अपने पूर्वजों की रीबर्थ में ट्रस्ट करते थे कि हमारे पूर्वज दोबारा से जन्म लेंगे। तीसरे टाइप का फ्यूनरल सिस्टम, व्यक्ति मरा, पार्टीशन कर लिया, 2 भाई लड़ पड़े, कहा आधा मैं रखूंगा आधा तू रख। ऐसा नहीं होता था। पार्टीशन हो सकता था इसलिए किया गया कि वो थर्ड जेंडर था। जिस प्रकार आज आप देखो कि जो थर्ड जेंडर हमारा होता है, जब उसको दफनाया जाता है, यानी कि वो मरता है, तो उसको मतलब कुछ ऐसा करते हैं, गाली गलौज देते हैं या जूतों चप्पलों से पीटते हैं। ऐसा देखा है कभी कि दोबारा से ये जन्म ना ले? ऐसा तो हो सकता था यहां भी क्या हो? थर्ड जेंडर हो। और उसको क्या कर दिया जाता था? आधा पार्ट कहीं और दफनाया जाता था, आधा पार्ट ओपन छोड़ दिया जाता था चील कौओं के लिए। मतलब वो भी तो खाएंगे बेचारे, भूखे रह रहे हैं। तो 3 टाइप का फ्यूनरल सिस्टम यहां पे होता था। आधे पार्ट को दफना दिया जाता था, आधे पार्ट को ओपनली छोड़ दिया जाता था, जिसको चील कौवे या फिर जो भी जानवर होते थे वो खा जाते थे। तो 3 टाइप का फ्यूनरल सिस्टम। अब यहां का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था? तो एग्रीकल्चर सिस्टम की आप बात करोगे तो यहां पे सबसे पहली फसल यानी कि फास्ट क्रॉप कौन सी आई? कॉटन या रागी? कॉटन। और उसके साथ साथ रागी, और रागी के बाद राइस, व्हीट, बार्ले, यानी कि जितने टाइप की दालें आज आप खा रहे हो लगभग वो वहां पे आ चुकी थी। यानी कि आज से 5,500 साल पहले दालों का इनोवेशन हो चुका था। गन्ना नहीं था, उपजाते थे, लेकिन इनको उसके गुड़ बनाने या चीनी बनाने के बारे में टेक्निक का पता नहीं था। समझ में आ गई? देखो फसलें लगभग सारी थी, लगभग। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक डाउट है, वो ये कहा जाता है कि वहां पे घोड़ा नहीं था। लेकिन घोड़ा बर्थ जब होता है, जब घोड़ा इस धरती पे पैदा हुआ, तो करीब करीब 1,15,000 BC, बिफोर कॉमन एरा में पैदा हुआ। तो इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई? करीब करीब 4,000 ईसा पूर्व ले लो आप, स्टार्टिंग फेज। सुन लो यार। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें घोड़े की अस्थियां नहीं मिली, यानी कि उसका स्केलेटन सिस्टम या बोन्स नहीं मिले, जिससे हम डाउट में रहते हैं कि हो सकता है घोड़ा हो, लेकिन इन्होंने घोड़े को पालतू ना बनाया हो। तो घोड़े के ऊपर क्या रहता है? डाउट रहता है यहाँ पे कि घोड़ा हो सकता हो, लेकिन इन्होंने घोड़े को अपने लिए यूज ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। एग्रीकल्चर सिस्टम में कपास, चावल, गेहूं यानी कि व्हीट, राइस, कॉटन या पेडी, मतलब इन सब चीजों के साथ साथ ककड़ी, खीरा, तरबूज, यानी कि जो आप सैलेड वगैरह में या फिर फ्रूट वगैरह में यूज करते हो, वो फसलें भी यहां पे आ चुकी थी। फसलों का अधिकतर उत्पादन ग्रामीण एरिया में किया जाता था और ग्रामों से शहर में उन्हें भेज दिया जाता था। एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस नहीं था। सरप्लस का मतलब कि इतना बड़ा ज्यादा सरप्लस नहीं था जिससे कि टैक्स लगाया जा सके और बड़े आधार पे मिलिट्री को खड़ा किया जा सके। इसीलिए यहां पे राजा का कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता है, यानी कि कोई राजा परमानेंट मिलिट्री को रखता हो, यानी कि सरप्लस यहां पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई नहीं देता है।
एग्रीकल्चर सिस्टम तो था, लेकिन अनाज उतना ही पैदा होता था जिससे सब लोगों का जीवन चल सके, यानी कि खाने पीने का जीवन चल सके। लोग यहां पे शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे, यानी कि वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी थे। शाक सब्जियां तो खाते ही खाते थे, मछली, बकरी और किस किस का खाते हो, सुअर, इन सब का मांस भी वो खाते थे। यानी कि शाक वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन यहां के लोग थे। इसके साथ साथ हड़प्पा से हमें इनके रिलीजियस सिस्टम का पता चलता है, यानी कि इनका धार्मिक सिस्टम कैसा था। धार्मिक सिस्टम की बात करोगे तो जो हड़प्पा पैलेस रहा वहां से हमें एक सेज का स्कल्पचर मिलता है, मोहनजोदाड़ो से भी मिलता है, हड़प्पा से भी मिलता है, डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर मिलता है। अब जो स्कल्पचर, जो मूर्ति मिली, उसमें एक साधु ध्यान मगन अवस्था में बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है, और ध्यान मगन अवस्था में बैठा है तो उसके एक साइड शेर, हाथी, दूसरी साइड बकरी, हिरन, सामने भी हिरन। अब आप ये देखो कि शेर को बकरी और हिरन के साथ बैठा दिया, तो इसका मतलब क्या था? हो सकता है वो बड़े संत महात्मा ज्ञानी व्यक्ति हो जिससे शेर भी सर झुका के बैठता हो। यानी कि रिलीजियस सिस्टम के बारे में क्या पता चलता है हमें? यह पता चलता है कि यहां पे जो सेज का स्कल्पचर पाया गया उससे धार्मिक जीवन तो इनमें था, लेकिन अभी कोई देवता यहां पे नहीं आया है। और इसी सेज के स्कल्पचर को आगे चल के पशुपति शिव बना दिया जाएगा, और यही आपका भगवान शिव शंकर बन जाएगा, भोलेनाथ बन जाएगा। हाँ बच्चे, क्या था? ठेका, वाइन शॉप। हरियाणा से हो गया? कौन सी जगह से? जींद से? क्या बताया यार तुम्हें? अच्छा, आपको इतने में सिर्फ ठेका ही दिखाई दिया? कमाल कमाल के विचार है। चलो इस पे एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। एक अब रोक ही लिया तो 1 मिनट बता ही देते आपको। हरियाणा का कोई स्टूडेंट था, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर था, तो कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, फ्रेशर का फंक्शन हुआ, तो उसमें एक लड़की ने बुआ का रोल किया। बुआ, बुआ, बाप की बहन। तो सब लड़के उसे, सब लड़के क्या, सारा कॉलेज ही उसे बुआ बुआ कहने लग गया। ये हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा का कल्चर कि मतलब पीछे पीछे बोलते हैं। स्कूल में आपने कभी किया होगा तो ऐसे ही बोलते होंगे। कोई हनुमान जी का रोल करता है तो उसे हनुमान जी बोलते हैं। तो सब लड़के उसे बुआ बुआ बोलने लगे। अब लड़की ने प्रिंसिपल डीन से शिकायत कर दी कि मुझे सब बुआ बुआ बोल रहे हैं। तो उसने कहा ये तो बहुत गलत बात है। सारे कॉलेज को इकट्ठा किया गया, प्रिंसिपल ने 1 घंटे का लेक्चर दिया कि भाई ऐसा नहीं करना, बुआ नहीं बोलना आपको। और ये एक सिर्फ एक अभिव्यक्ति पैदा कर रही थी, मतलब कुछ दिखाना चाह रही थी, नाटक था ये, और आपको बुआ नहीं बोलना चाहिए। तो लास्ट में प्रिंसिपल ने कहा कौन कौन बुआ बोलता है, हाथ खड़े करो। सारे कॉलेज ने हाथ खड़ा कर लिया, सारे कॉलेज ने। उसमें एक ये भी थे जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था। अब प्रिंसिपल ने इनसे पूछा कि भाई सारा कॉलेज बुआ बोलते हैं, तुम क्यों नहीं बोलते? तो इन्होंने कहा मैं इन सबका फूफा हूं। तो ये वो कैटेगरी है। अब प्रिंसिपल भी हैरान,
नहीं ऐसा नहीं है, कहना नहीं है यार, मैं मतलब ये आपके लिए था कि ये हरियाणा वालों में ये कैटेगरी होती है कि भाई मैं इन सब का फूफा हूँ, ये भूआ बोलते मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं फूफा हूँ। ठीक है, तो ये कैटेगरी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो हम कहाँ पे थे? इनके रिलीजियस सिस्टम के बारे में थे। इनका रिलीजियस सिस्टम क्या था? सेज का स्कल्पचर हमें यहां से मिला, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग मात्र देवी प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को ही ये देवी मानते थे। और उर्वरा की देवी, यानी कि फसलों का उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उर्वरा की पूजा करते थे। उर्वरा का स्कल्पचर हमें हड़प्पा से मिला है, और उस स्कल्पचर में क्या है? एक महिला के पेट से एक पौधा निकल रहा है, टमी से एक पौधा निकल रहा है, उसे उर्वरा की देवी नेम दिया गया, यानी कि प्रोडक्शन गॉड, फसल का उत्पादन करने वाली देवी। तो ऐसा स्कल्पचर मिला जिससे हम ये बात मान सकते हैं कि ये लोग फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसकी पूजा करते थे? देवी या देवताओं की पूजा करते थे। इज दैट क्लियर? तो ये इनका रिलीजियस सिस्टम था। अब बच्चों, ये इतनी बड़ी सभ्यता होते हुए, इतनी विकसित होते हुए, डेवलप्ड होते हुए, ये सभ्यता डिक्लाइन क्यों कर गई? तो डिक्लाइन करने के पीछे इसके अलग अलग रीजन है। फ्लड का, अर्थक्वेक का, या फिर अटैक ऑफ आर्यन, मतलब आर्यों का अटैक। लेकिन सबसे ज्यादा वेल प्रूफ रीजन जो इसका है वो आर्यों का अटैक ही है, कि आर्यों ने अटैक किया और उसकी वजह से ये सभ्यता डिक्लाइन फेज में चली गई, और इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। ये मैं आपको कल लिखवाऊंगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस बार भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, करके कितने बच्चे आए थे? पानी की बोतल। जोर से बोलो यार, मुझे सुनाई कम दे।